हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। पिछले व्याख्यान में हमने हॉब्स के सामाजिक समझौतावादी विचारों एवं संप्रभुता संबंधी विचारों का अध्ययन किया था। उसी कड़ी के अंतर्गत आज के इस व्याख्यान में हम हॉब्स के जो अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, जिनमें वैज्ञानिक भौतिकतावादी सिद्धांत, हॉब्स के मानव प्रकृति संबंधी विचार और हॉब्स द्वारा वर्णित प्राकृतिक अवस्था का उल्लेख, इसके संबंध में बात करेंगे। यह पाश्चात्य राजनीतिक विचारों का पेपर और जिसमें ये सामाजिक समझौतावादी विचारक आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं एवं अकादमिक परीक्षाओं दोनों ही दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का व्याख्यान। हॉब्स के वैज्ञानिक भौतिकतावादी विचार। हॉब्स ने अपने समय में प्रचलित धार्मिक ग्रंथों, विचारों एवं मान्यताओं से हटकर अपना एक पृथक तार्किक एवं बुद्धिवादी दृष्टिकोण दिया है। हॉब्स ने विवेक, तर्क एवं उपयोगिता के आधार पर भौतिकवादी सिद्धांत को वैज्ञानिकता की कसौटी पर कसने का प्रयास किया है। अर्थात उन्होंने अपने सिद्धांतों को, अपने विचारों को वैज्ञानिकता प्रदान करने की कोशिश की है। और हॉब्स को वैज्ञानिक भौतिकवादी विचारक भी कहा जाता है। हॉब्स को विश्वास था कि संसार में पदार्थ के अतिरिक्त कुछ भी सत्य नहीं है। जो कुछ है वह पदार्थ है, यानी वो पदार्थ के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु को सत्य नहीं मानता था। जो कुछ प्रकृति अथवा पदार्थ नहीं है वह विश्व जगत का अंग नहीं हो सकता। ऐसा हॉब्स का मानना था कि जो प्रकृति का और पदार्थ का अंग नहीं है, क्योंकि प्रकृति से और पदार्थ से विचलित, प्रकृति से और पदार्थ से हटकर कोई और चलाचल संसार की हम कल्पना कर भी नहीं सकते। तो उन्होंने ये कहा कि अगर कोई प्रकृति और पदार्थ से हटकर कोई वस्तु है तो वो विश्व जगत का भाग नहीं हो सकती। सेवाइन कहते हैं कि हॉब्स पूर्णतया भौतिकवादी विचारक था। उसके लिए आध्यात्मिक सत्ता केवल काल्पनिक वस्तु मात्र थी। यानी उन्होंने भौतिकवाद पर बल दिया। जो सांसारिक रूप से प्रत्यक्षतया दिखाई देता है वो आध्यात्मिक, काल्पनिक और जो जिसको कहते हैं कि जैसे एक निगमनात्मक दृष्टिकोण के बिल्कुल विपरीत उनके विचार थे। यह हॉब्स के विचारों का मूल विषय एवं आधार है, जिसे वह गैलीलियो, विलियम हार्वे आदि से प्रभावित होकर देता है। ये जो भौतिकवादी सिद्धांत है ये हॉब्स के विचारों का मूल आधार है, जिसके लिए वह कई वैज्ञानिकों के साइंटिफिक मेथड से प्रभावित होता है। हॉब्स कहते हैं कि सृष्टि का मूल तत्व कण है और सभी कण गतिशील होते हैं। मानव भी इन कणों से निर्मित एक पिंड मात्र है, क्योंकि मानव भी गतिशील है। विलियम हार्वे से प्रभावित होकर हॉब्स कहता है कि मानव के हृदय की गति बाह्य वातावरण से प्रभावित होती है। मनुष्य उन कार्यों का विरोध करता है जो हृदय की गति को रोकते हैं और उन कार्यों का समर्थन करता है जो उसके हृदय की गति में सहचर होते हैं। इसी आधार पर हॉब्स कहता है कि मानव की मूल प्रकृति आत्मरक्षण की होती है। यानी व्यक्ति की मूल प्रकृति, व्यक्ति का मूल स्वभाव आत्मरक्षण का होता है और आत्मरक्षण का विचार उसका मौलिक और परम होता है। थॉमस हॉब्स एवं मानव प्रकृति। थॉमस हॉब्स के मानव प्रकृति संबंधी विचार उसके वैज्ञानिक भौतिकतावादी विचारों से प्रभावित है। इसी आधार पर वह कहते हैं कि मनुष्य अपनी प्रकृति से ही
असामाजिक एवं अनैतिक प्राणी है। यानी मनुष्य प्रारंभ से ही असामाजिक एवं अनैतिक प्राणी है। हॉब्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लेवियाथन में मनुष्य के 5 अवगुणों पर विशेष रूप से बल दिया, या यूं कह दीजिए कि मानव प्रकृति के 5 दुर्गुणों पर उन्होंने बल दिया। और वो 5 दुर्गुण कौन कौन से हैं हॉब्स ने बताया। पहला, मनुष्य एकांकी होता है, दीनहीन होता है, वह पापी होता है, पाश्विक होता है एवं क्षणभंगुर होता है। वह मनुष्य को स्वार्थी, दुष्ट, विवेकहीन एवं आत्म केंद्रित प्राणी मानता है। यानी अपने आप में खोया हुआ आत्म केंद्रित प्राणी मानता है हॉब्स मनुष्य को, जो केवल सब की सोचता है, दूसरों के बारे में उसका कोई चिंतन नहीं होता। मानव प्रकृति के आधार पर ही वह निरंकुश तंत्र का समर्थन करता है। हॉब्स ने इस बात को स्वीकार किया कि मानव की जिस प्रकार की प्रकृति हमको दिखाई दे रही है, उस आधार पर केवल एक ही शासन व्यवस्था ऐसी है जो इनको नियंत्रित रख सकती है, इनको अनुशासित रख सकती है, और वह शासन व्यवस्था है निरंकुश राजतंत्र। मानव प्रकृति के बारे में उसके 2 प्रसिद्ध कथन हैं। एक, स्वयं को पढ़ो और समझो, खुद को पढ़ो और समझो। दूसरा, मानव की प्रकृति वैसी ही है जैसी मैं बताता हूं, जरा मेरी तरफ देखो। ये हॉब्स के विचारों के मूल आधार है। और आपको मैं यहां बता देना चाहता हूं कि यह प्रश्न कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया कि निरंकुश राजतंत्र का समर्थक विचारक कौन है, तो वो हॉब्स है, थॉमस हॉब्स है। साथ ही ये व्यक्तिवादी विचारक भी है और ये मानव प्रकृति का नकारात्मक चित्रण करने वाला विचारक भी है। इस एक स्लाइड में से कई बार क्वेश्चन पूछे गए, तो आपको इसको ध्यान से समझना है। हॉब्स एवं प्राकृतिक अवस्था। हॉब्स वैज्ञानिक भौतिकवाद और मानव प्रकृति से प्रभावित होकर प्राकृतिक अवस्था संबंधी विचार प्रस्तुत करता है। प्राकृतिक अवस्था में वह गृह युद्ध का चित्रण करता है। हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था की विशेषताएं निम्न प्रकार है। वो गृह युद्ध की बात करता है और गृह युद्ध के बाद में वह एक सामाजिक समझौते की बात करता है और सामाजिक समझौते से शांति होती है और फिर एक निरंकुश राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना होती है। ये चित्रण हॉब्स करता है। यानी हॉब्स जो प्राकृतिक अवस्था, जो अव्यवस्थित, जो अस्थिर, जो क्रूर, जो घृणित जो प्राकृतिक अवस्था है उसका चित्रण करता है, जिसमें समस्त जगह मत्स्य न्याय, यानी समुद्र में जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, उस प्रकार की तानाशाही, उस प्रकार की क्रूरता, उस प्रकार की जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली शासन व्यवस्था का वह चित्रण करता है अपने चिंतन में। तो इसकी प्रमुख विशेषताएं, पहली, प्राकृतिक अवस्था प्राक सामाजिक एवं प्राक राजनीतिक थी। अर्थात ना तो प्राकृतिक अवस्था में समाज था और ना ही प्राकृतिक अवस्था में राज्य था। दोनों ही चीजें नहीं थी, ना तो राज्य था ना समाज था। इसलिए ना तो सहयोग की भावना थी और ना ही कानून व्यवस्था थी, क्योंकि जब समाज नहीं होगा, राज्य नहीं होगा, तो सहयोग की भावना की तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते, और जब समाज और राज्य नहीं होगा तो कानून व्यवस्था भी नहीं होगी। अस्थिर शासन था, और मैंने जैसा कि आपको बताया कि मत्स्य न्याय फैला हुआ था। दूसरा, प्राकृतिक अवस्था में निरंतर तनाव, भय एवं युद्ध की अवस्था थी। इसका प्रमुख कारण, इसके जो तनाव और भय और युद्ध की अवस्था होने का प्रमुख कारण, एक तो यश की प्रतिस्पर्धा, क्योंकि सभी लोगों में यश प्राप्त करने की प्रतिस्पर्धा। दूसरा, भय का वातावरण, क्योंकि सब लोगों के प्राण संकट में थे, एक दूसरे के प्राणों के सब लोग प्यासे थे, और भय का वातावरण समग्र सब जगह था। तीसरा, प्राकृतिक अवस्था में न्याय एवं नैतिकता का अभाव था। सभी मनुष्य समान थे, कुछ शारीरिक दृष्टि से, कुछ मानसिक दृष्टि से। फोर्ब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में
19 प्रकार के प्राकृतिक कारण प्रचलित थे जो मनुष्य को सामाजिक समझौता करने के लिए बाध्य करते हैं और प्रेरित करते हैं। 19 प्रकार के कारण उन्होंने, फोर्ब्स ने गिनाए हैं कि 19 प्रकार के ऐसे कारण प्रचलित थे जो मनुष्य को सामाजिक समझौता करने के लिए बाध्य करते हैं और सामाजिक समझौता करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो उनमें से कुछ कारण मैं आपको बताऊंगा। चौथी अवस्था, प्राकृतिक अवस्था में सभी जगह मत्स्य न्याय की अवस्था थी, अर्थात जिसकी लाठी उसकी भैंस का सिद्धांत लागू था। पांचवा, प्राकृतिक अवस्था में किसी प्रकार के उद्योग, कला कौशल का विकास नहीं हो सकता था क्योंकि मनुष्य उससे प्राप्त होने वाले लाभों से अनभिज्ञ था। मनुष्य को ज्ञान ही नहीं था कि कला कौशल, उद्योग और कुटीर उद्योगों से क्या लाभ हो सकता है। इस अवस्था में किसी भी प्रकार की सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान कौशल, कला और भवन निर्माण कला आदि का विकास होना संभव नहीं था क्योंकि मनुष्य हमेशा भय एवं असुरक्षा के वातावरण में रहता है, हमेशा भय और असुरक्षा के वातावरण में रहता है। तो ये सब कल्पना भी नहीं कर सकते हम सभ्यता, संस्कृति, कला कौशल की। सामाजिक समझौता करने के लिए जो प्रेरित करने वाले हैं बिंदु हैं, उनके संबंध में बात करेंगे। तो सामाजिक समझौता करने के लिए प्रेरित करने वाले प्रमुख बिंदु। पहला, मनुष्य शांति स्थापित करना चाहता है। पहली बात, मनुष्य की प्रकृति मूलतः शांति से या शांतिवादी है, तो वह शांति स्थापित करना चाहता है और शांति स्थापित केवल और केवल सामाजिक समझौते से ही हो सकती है। दूसरा, सभी शांति स्थापना के लिए अधिकारों का त्याग करने के लिए तैयार थे क्योंकि शांति स्थापित करने के लिए अपने कुछ व्यक्तिगत अधिकार, उनका त्याग करना पड़ेगा और उसको समूह में समायोजित करना पड़ेगा। तो सारे लोग उसके लिए तत्पर थे। तीसरा, निरंकुश तंत्र में ही शांति स्थापित हो सकती है, ऐसा हॉब्स का मानना था कि शांति स्थापित करने के लिए निरंकुश तंत्र होना जरूरी है जो सबको कंट्रोल रख सके और सबकी छोटी मोटी बातों को नकार सके और दृढ़ता से एक सुव्यवस्थित शासन व्यवस्था स्थापित कर सके। चौथा, सामाजिक समझौते के माध्यम से व्यक्ति के प्राण और संपत्ति दोनों सुरक्षित रह सकती हैं। ये भी एक कारण था क्योंकि व्यक्ति खुद चाहता था कि सामाजिक समझौता हो क्योंकि उनके प्राण भी संकट में थे और उनकी संपत्ति भी सुरक्षित थी। ऐसी स्थिति में लोगों का एक प्लेटफॉर्म पर आकर समझौता करना और एक किसी संस्था को या किसी व्यक्ति विशेष को सत्ता सौंप देना ही श्रेयस्कर था। इसलिए लोगों ने यह निर्णय लिया कि सामाजिक समझौता होना चाहिए क्योंकि यह अपनी सुरक्षा और संपत्ति की रक्षा के लिए अति आवश्यक है। तो ये कुछ बिंदु मैंने आप लोगों को इस व्याख्यान में बताए कि किस कारण से सामाजिक समझौता हुआ, प्राकृतिक अवस्था कैसी थी, मनुष्य की प्रकृति कैसी थी। ये सब बातें मैंने आपको इस व्याख्यान में बताई। इससे आगे की बात हम अगले व्याख्यान में करेंगे। आप सभी को बहुत धन्यवाद।